हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शुक्ला और स्वागत है आपका मेरे चैनल विजुअल लर्निंग पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक नए अध्याय जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके बनाया गया है। इसीलिए भारत के संविधान का स्रोत जो है वो डाइवर्स हो जाता है या बहुत विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ देशों के बारे में जानेंगे जहां से कुछ चीज़ों को, कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करके भारतीय संविधान में लिया गया है और वह आज भारतीय संविधान के एक अभिन्न हिस्से के रूप में हमारे सामने है। मैंने लगभग 10 देशों को चुना है और अगर आप इन 10 देशों को कवर करते हैं तो इससे मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका इस चैप्टर से कवर हो जाता है और किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी विश्वास में महसूस करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से मुख्यतः चार चीजें ली गई हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत और चौथी चीज राष्ट्रपति की स्थिति। हम इन्हें चारों को आपस में कनेक्ट करके याद करेंगे। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली, तो हम ये समझेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से भारत कैसे आई। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दो देश अमेरिका और ब्रिटेन, यही दो देश ऐसे हैं जहां सबसे पहले डेमोक्रेसी या कह सकते हैं प्रजातंत्र आया। तो प्रजातंत्र का मुख्यतः आधार होता है कि जनता के द्वारा लोग चुन के जाते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रजातंत्र है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में पैदा हुई क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र था। और जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर भी राज करने का वही तरीका या वही नियमावली अपनाई जो उनके देश में उनके द्वारा चलाई जा रही थी। तो ये संसदीय शासन प्रणाली भारत में भी आ गई। तो संसदीय शासन प्रणाली आप लोगों ने समझा कि भारत में कैसे है। फिर दूसरा आता है एकल नागरिकता। तो आप इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जब कोई संसदीय शासन प्रणाली होगी तो वहां पे कुछ लोग चुन के जाएंगे और जब वो चुन के जाएंगे तो कुछ उसके नागरिक होंगे जो चुनेंगे। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी संसदीय शासन प्रणाली से, कैसे नागरिक जन प्रतिनिधियों को चुनेंगे और वो जाके संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण करेंगे। एकल नागरिकता का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी आप उस देश के नागरिक बन पाएंगे। इसका दूसरा मतलब भी ये है कि आपको पूरे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता को देखने को मिलेगी, मतलब आप भारत के नागरिक होंगे, ना कि किसी राज्य के। लेकिन जैसा इसके तुलना आप अमेरिका से करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अमेरिका में दो तरह की नागरिकता है। एक सेंट्रल में पूरे अमेरिका की नागरिकता और दूसरा राज्यों द्वारा अलग दूसरे नागरिकता दी गई। तो वहाँ पे दो नागरिकता है, जबकि भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता है। तो पहला चीज संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी बात एकल नागरिकता और तीसरा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। आप इसको कनेक्ट करेंगे कि एकल नागरिकता, नागरिक जो है वो वोट देंगे और वही जीतेगा जो सर्वाधिक मत पाएगा। तो सर्वाधिक मत पाने वाला संसद में जाके संसदीय शासन प्रणाली का निर्वहन करेगा या उसे चलाएगा। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति की स्थिति। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे ब्रिटेन के राजा की स्थिति है। दोनों अपने देश के सबसे बड़े मुखिया हैं या कह सकते हैं उन्हीं के नाम पे पूरे देश का शासन चलाया जाता है, जबकि वास्तविक शक्ति उनके हाथों में नहीं है। फर्क क्या है भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा के बीच में, कि ब्रिटेन के जो किंग का पद है वो एक क्रम वंशानुगत रूप से चला आ रहा है, मतलब वहां पे वो चुन के नहीं जाते, बल्कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन के राजा का चुनाव नहीं होता बल्कि वो वंशानुगत रूप से। आपको जैसा पता होगा कि एलिजाबेथ जो थी ब्रिटेन की महारानी, उन्हीं के वंशज आगे चल के ब्रिटेन के राजा बने हुए हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति के पद अलग अलग लोग अलग अलग समय पर ग्रहण कर रहे हैं जो चुन के आते हैं चुनाव के द्वारा। तो चारों चीज आपस में कनेक्टेड हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में कुछ लोग चुन के जाएंगे और कौन चुन के जाएगा, जो सर्वाधिक मत के आधार पर जीतेगा। और उन्हें मत देगा कौन, एकल नागरिकता रखने वाले व्यक्ति या भारत के नागरिक। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति की स्थिति, जो उसी तरह है जैसे ब्रिटेन के किंग की स्थिति। तो आप चारों चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। दूसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्तियों की बात होती होगी तो उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, या जो भी ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं।
तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब न्यायालय, 3 चीजें, और चौथा मूल अधिकार। तो इन चारों चीजों को आप अमेरिका से कनेक्ट करेंगे और आप याद रख पाएंगे कि भारत के संविधान में इन्हें कैसे लिया गया है। तो सबसे पहले एक एक करके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मूल अधिकार। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले 1215 में एक मैग्ना कार्टा आया था, जिसके द्वारा मूल अधिकारों को चुना गया या मूल अधिकारों को वहां के संविधान में लिखित रूप से दिया गया। तो मूल अधिकार सबसे पहले अमेरिका में आए और वहीं से होते हुए भारत में भी आए। लिखित रूप से अमेरिका में दिया गया और वही लिखित रूप आज भारत में भी है। दूसरा आता है राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग दोनों लिए गए हैं अमेरिका से। फिर उपराष्ट्रपति का पद, वहां न निर्वाचन की बात हो रही है न महाभियोग की, बल्कि सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद की। और तीसरी चीज न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायालय की। न्यायिक पुनर्विलोकन से मतलब है कि अगर न्यायालय ने किसी चीज में निर्णय दे दिया है और उसको पुनः आगे ऐसा लगता है कि इस निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए या इसकी फिर से जांच परख की जानी चाहिए, तो वो उस निर्णय को बदल सकते हैं खुद के द्वारा या खुद से सोच विचार करके, अगर उनको लगता है कि हाँ समय और स्थिति के अनुसार इसका निर्णय बदलना चाहिए। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्यों? न्यायालय वहाँ का मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति मजबूत हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और मूल अधिकार, ये चारों चीजें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। कनाडा। कनाडा बेसिकली आप याद रखेंगे कि ये 2 व्यक्ति, ये 4 बच्चे हैं जो आपस में खेल रहे हैं और ये एक नाड़ा, नाड़ा मतलब एक रस्सी लेके एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो किसकी तरफ ये रस्सी या नाड़ा जाएगी? तो वहीं से कनाडा। तो अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन, दूसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से आप कनेक्ट करेंगे कि एक नाड़ा या रस्सी है जिसे 2 लोग खींच रहे हैं और ये शक्तियों का विभाजन, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उसी तरफ ये जाएगा। तो कनाडा से शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। तो शक्तियां किसके पास चली गई? सबसे पहले शक्तियों का विभाजन होगा और शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां चली जाएंगी केंद्र के पास क्योंकि वो जीत गए। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, क्योंकि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की। कहाँ पर? राज्यों में। तो शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। आयरलैंड, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। आप इसे सीधा याद रखेंगे, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज की है, बस इसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों का मनोनयन होता है जिन्होंने कुछ क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जैसे मनोनयन होता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ये दोनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। आप इनको ऐसे याद रखेंगे या कनेक्ट कर लेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अफ्रीका। तो अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन आपको अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए आप ये समझ पाएंगे कि संविधान संशोधन दरअसल होता क्या है। संविधान संशोधन मुख्यतया जब आप देखेंगे इतिहास को उठा के तो आप समझ पाएंगे कि कुछ शासन काल ऐसे थे जिनमें संविधान संशोधन को लोगों के अधिकार छीनने के लिए या उनका शोषण करने के तरीकों के रूप में इस्तेमाल किया गया। और वही गरीबी और नजरिया जो है वो अफ्रीका के देशों को गरीब बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो संविधान संशोधन कहाँ से? एक गलत तरीके से उसके इस्तेमाल करने के रूप में, और वही अफ्रीका से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो संविधान संशोधन अफ्रीका। फिर उसके बाद अपनी अगली स्लाइड में फ्रांस। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे 1789 में एक क्रांति हुई। जब आप उदारवाद का जन्म पढ़ेंगे या विश्व में नई सोच या जो आजकल नए विचार उद्भव हो रहे हैं कि जनता के बोलने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, या फिर युद्धों को ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जहाँ से पैदा हुई हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से, जिसने नए विचारों को जन्म दिया। तो वहीं से 3 विचार निकले थे या 3 बिंदु निकले थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत कहाँ से आए हैं? फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत,
इसे कनेक्ट करने के लिए फ्रांस में फ्रा और स्वतंत्रता में त्रा, ये दोनों चीजें आप जोड़ लेंगे, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये 3-4 बार जब आप दोहराएंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। तो ये आपको आसानी से याद कर पाएंगे कि 1789 में एक फ्रांस की क्रांति आई थी और उसी क्रांति से 3 चीजें निकली थी, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, जो आज भारतीय संविधान के हिस्से के रूप में है और आप इन्हें देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आइए चलते हैं अपनी स्लाइड में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक कुछ कुछ उसी तरह है जैसे कनाडा है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। तो यहाँ समवर्ती सूची का प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आप इसको याद रखने के लिए सा शब्द याद रखेंगे, समवर्ती संसद और ऑस्ट्रेलिया का सा, आधा सा। तो समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के सदनों की संयुक्त बैठक और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची का प्रावधान मतलब केंद्र और राज्य का बराबर हिस्सेदारी, या दोनों ही नियम बना सकते हैं। संसद के सदन की संयुक्त बैठक, दोनों बराबर रूप से बैठेंगे। तो इसीलिए मैंने एक सिमेट्रिक, ये जो मैंने चित्र लगाया है सिमेट्रिक है कि दोनों बराबर हैं, जहां पे बराबर वहां ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब बराबर। और कनाडा क्या है, किसका नाडा चलेगा, दो लोग खींच रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पार, और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ पर, राज्यों में। तो तीन चीजें हैं कनाडा में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और शेष शक्तियां केंद्र के पास, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दो चीजें, ऑस्ट्रेलिया में बराबर बराबर सा शब्द याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के सदन की संयुक्त बैठक, और ऑस्ट्रेलिया का सा। जब भी आपके दिमाग में आए ये ऑस्ट्रेलिया तो आप सिर्फ सा के ध्यान दे देंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में, या फिर ये चित्र याद रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हैं, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक समवर्ती संसद के सदन की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही तरह के शब्दों से मिलकर बनी हुई है सा विशेष रूप से। फिर उसके बाद आता है जर्मनी। तो जर्मनी में हिटलर एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश पूरे विश्व में आपातकाल लगा दिया है, या इमरजेंसी की स्थिति खड़ी कर दी, या खड़ी उसने बना दी। तो यही जर्मनी से आप याद रखेंगे आपातकाल, और आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ पर, जर्मनी से। जर्मनी में आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। फिर जापान। तो जापान से जो बिंदु लिया गया है वो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको याद रखने के लिए आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि पान बनाना, जापान से पान, और पान बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया या निश्चित विधि है, जैसे बनारसी पान ये। तो इन पानों को बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया है, और जब वही प्रक्रिया विधि द्वारा मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों ने चुना है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से। जापान मतलब पान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप सिर्फ ये कनेक्ट करने के लिए सोचेंगे, बाकी इसको जब आप अपने दिमाग में 3-4 बार सोचेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है रूस और फ्रांस, दोनों में एक समानता है। रूस और फ्रांस और अमेरिका, तीनों को जब आपस में आप जोड़ के याद करेंगे तो ये चीज़ आपको याद करने के लिए आसानी होगी कि जहाँ पर अमेरिका क्या देता है, मूल अधिकार, वहीं पर रूस क्या देता है, मूल कर्तव्य। अमेरिका देता है मूल अधिकार और रूस देता है मूल कर्तव्य। दोनों एक दूसरे के विरोधी, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक। तो रूस, अमेरिका, अधिकार, कर्तव्य। इसके अलावा यहाँ भी क्रांति हुई, और यहाँ की क्रांति से निकले थे 3 चीजें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय निकले थे रूस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति से निकले थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये निकले थे फ्रांस की क्रांति से। इन दोनों को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये मूल कर्तव्य को आप पढ़ेंगे मूल अधिकार के साथ। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। धन्यवाद, यहीं पे क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।